हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी सीरीज़ लीनियर अलजेब्रा फॉर डेटा साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सीरीज़ के पहले मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे, जो है वेक्टर एंड देयर ऑपरेशंस। इस मॉड्यूल में हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट आर वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या होते हैं। देन हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स की, जिसमें हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, कि वेक्टर एडिशन क्या होता है एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। इन दोनों ऑपरेशन को हम जियोमेट्रिक व्यू पॉइंट से, एल्जेब्रिक व्यू पॉइंट से एंड डेटा साइंस व्यू पॉइंट से समझेंगे कि जियोमेट्रिक व्यू पॉइंट में इसकी क्या इंटरप्रिटेशन होती है, एल्जेब्रिकली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एंड डेटा साइंस व्यू पॉइंट से इसका क्या मतलब होता है। देन वी विल टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ ए वेक्टर, कि एक वेक्टर की लेंथ क्या होती है। देन वी विल टॉक अबाउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि जीरो वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर क्या होता है। देन वी विल टॉक अबाउट द प्रोजेक्शन, कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। इसमें हमारे पास दो प्रोजेक्शन है, एक स्केलर प्रोजेक्शन एंड वेक्टर प्रोजेक्शन। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे इस मॉड्यूल के पहले टॉपिक के बारे में, जो कि है व्हाट आर वेक्टर्स। मतलब कि हम इसमें बात करेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं। नॉर्मली हम 11th-12th में फिजिक्स में पढ़ते हैं वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में। तो उनकी डेफिनेशन के अनुसार दोज क्वांटिटीज दैट हैज़ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड वेक्टर्स। कहने का मतलब वो सभी क्वांटिटीज़ जिनके अंदर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है वो वेक्टर्स कहलाती हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फोर्स एंड वेलोसिटी, इन दोनों के पास डायरेक्शन भी होती है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है। अगर इसके अलावा हम स्केलर्स की बात करें तो स्केलर आर दोज क्वांटिटीज दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब कि वो सभी क्वांटिटीज़ जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर्स कहलाती हैं, जैसे कि मास एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं कि अब हम किसी भी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। मतलब कि किसी भी वेक्टर को हम एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि एक किसी रेफरेंस पॉइंट, जिसको ओरिजिन कहते हैं, से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे ए एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है जहाँ इसका हेड है, ठीक है। इसी तरह बी भी एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है, एंड इसी तरह सी भी एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है। इसी तरह डी भी एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अब हम बात करते हैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। तो इस एरो की जो लेंथ है उसको इसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें इस वेक्टर की तो यहाँ ये इसकी क्या है, लेंथ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं। तो टू वेक्टर आर इक्वल इफ दे हैव सेम डायरेक्शन एंड लेंथ। मतलब कि ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन और लेंथ मतलब कि मैग्नीट्यूड सेम हो तो वो इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे इस वेक्टर की भी डायरेक्शन इस तरफ ही है, इस वेक्टर की भी डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और इन दोनों की लेंथ भी सेम ही है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। इसी तरह इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम ही है एंड इनकी लेंथ भी लगभग सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर्स हैं। यहाँ पे देखिए ओरिजिन पॉइंट का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे इसका ओरिजिन पॉइंट ये है, यहाँ पे इसका ये है, लेकिन इक्वल होने की जो शर्त है वो ये है कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और लेंथ सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे वो दोनों फॉलो हो रही हैं। यहाँ पे डायरेक्शन भी सेम है और लेंथ भी सेम है, तो ये दोनों इक्वल हैं। अब हम बात करते हैं इस सी एग्जाम्पल की। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इस साइड है एंड इसकी इसके अपोजिट साइड है। दोनों की लेंथ भले ही सेम हो लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसी तरह यहाँ पे देखें तो इन दोनों की लेंथ भले ही सेम हो लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये दोनों भी इक्वल वेक्टर्स नहीं हैं। अभी तक हमने वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली देखा था कि ज्योमेट्रिकली हम वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसका क्या मतलब होता है। अब हम बात करेंगे डेटा साइंस व्यू पॉइंट से कि वेक्टर्स को हम डेटा साइंस व्यू पॉइंट से कैसे देख सकते हैं।
तो ए लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेक्टर फ्रॉम द डेटा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू। या फिर डिस्क्राइबिंग एट्रीब्यूट्स वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफिक इंस्टेंस, मतलब कि अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट्स के बारे में बताना हो तो हम उसको वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अब हम इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बाइक है और हम उसके बारे में ये 4 चीज़ें स्टोर करना चाहते हैं, जैसे कि उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, उसका इंजन साइज़ कितने सीसी का है, वो कितनी माइलेज देती है और उसका प्राइस कितना है। तो अब हम कि एक स्पेसिफिक बाइक मान लीजिए A1 के इन चारों एट्रीब्यूट को एक कॉलम वेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि A1 बाइक है, इसका मैन्युफैक्चरर हीरो कंपनी है, इसका इंजन का साइज़ 110 सीसी है, इसका माइलेज 35 kmpl है एंड इसका प्राइस 50,000 है। तो इन चारों चीज़ों को हम एक कॉलम वेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम वेक्टर कहेंगे डेटा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह मान लीजिए हमारे पास कोई बाइक A2 है जिसका मैन्युफैक्चरर होंडा है, जिसकी इंजन 125 सीसी है, जिसकी माइलेज 30 kmpl है और जिसका प्राइस 65,000 है। तो अगर हम इसको एक किसी लिस्ट में स्टोर करें, यहाँ पे हम कॉलम वेक्टर की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे एक वेक्टर की तरह काम आएगा। अगर हम इसको एक किसी दूसरे एग्जांपल से लेके बात करें कि मान लीजिए कि हमारे को डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स हमारे को स्टोर करने हैं या फिर हमारे को उसको किसी तरह रिप्रेजेंट करना है। तो मान लीजिए कि हमारे पास स्टूडेंट B1 है जिसके हम मार्क्स 4 सब्जेक्ट में स्टोर करना चाह रहे हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ पे B1 स्टूडेंट है, इसके मैथ में 80 मार्क्स आए हैं, साइंस में 46 आए हैं, इंग्लिश में 75 आए हैं एंड हिंदी में 57 आए हैं। अगर हम इसको स्टोर करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे इन चारों चीज़ों को एक कॉलम वेक्टर में स्टोर कर दिया है। यहाँ पे जो पहला एट्रीब्यूट है वो मैथ में मार्क्स बता रहा है, जो दूसरी यहाँ पे एंट्री है वो साइंस में मार्क्स बता रहा है, यहाँ तीसरी एंट्री है वो इंग्लिश में मार्क्स बता रहा है और जो चौथी एंट्री है वो हिंदी में मार्क्स बता रहा है। इसी तरह मान लीजिए अगर कोई हमारे पास दूसरा स्टूडेंट है और अगर हम उसके भी हमें अगर सेम ही मार्क्स अगर स्टोर करने हैं तो हमने यहाँ पे 70, 49, 60, 65 यहाँ पे स्टोर किए हैं, जो कि बता रहा है कि पहली एंट्री हमारे को मैथ में मार्क्स बता रही है, दूसरी एंट्री हमारे को साइंस में मार्क्स बता रही है, तीसरी एंट्री इंग्लिश में मार्क्स बता रही है और चौथी एंट्री हिंदी में मार्क्स बता रही है। तो इस तरह हम किसी स्पेसिफिक इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स को या फिर उसकी वैल्यू को एक वेक्टर की तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये डेटा साइंस व्यू पॉइंट से वेक्टर्स को हम इस तरह देखते हैं। हम एक एग्जांपल की और बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 8 स्टूडेंट हैं और उन 8 स्टूडेंट का वेट्स हमारे को पाउंड में दे रखा है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर हम इनको किसी एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने इनको किसी एक वेक्टर में स्टोर कर दिया है, जहाँ पे जो पहली एंट्री है W1 पहले स्टूडेंट्स का वेट बता रही है, दूसरी एंट्री दूसरे स्टूडेंट का वेट बता रही है, इसी तरह जो W8 है लास्ट एंट्री वो 8 स्टूडेंट का वो बता रही है। तो इसको हम क्या लीनियर एरे और वेक्टर कहते हैं। ऊपर हमने इनको कॉलम की तरह रिप्रेजेंट किया था तो यहाँ पे हम इसको कॉलम वेक्टर कहेंगे। यहाँ पे हमने इसको रो की तरह रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ पे हम इसको रो वेक्टर कहेंगे। बेसिकली लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर्स को कॉलम वेक्टर की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास किसी भी स्पेसिफिक इंस्टेंस के 4 एट्रीब्यूट हैं, मैन्युफैक्चरर, इंजन साइज जो कि सीसी में है, उसका माइलेज kmpl में एंड उसका प्राइस रुपीज़ में। तो यहाँ पे ये 4 डायमेंशनल वेक्टर है क्योंकि हम यहाँ पे इसमें 4 एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम 8 स्टूडेंट्स के वेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ये 8 डायमेंशनल वेक्टर है। मतलब कि किसी भी वेक्टर में जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको उसकी डायमेंशन कहते हैं। तो ये हमारा वेक्टर्स का डेटा साइंस व्यू पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट वेक्टर्स पे ऑपरेशन की बात करेंगे। पहले हम उसको ज्योमेट्रिकली डिफाइन करेंगे, देन एल्जेब्रिकली डिफाइन करेंगे, देन उसके बाद हम उसका डेटा साइंस व्यू पॉइंट भी समझेंगे। तो हम बात करते हैं वेक्टर्स के ऑपरेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं वेक्टर ऑपरेशन के बारे में। बेसिकली वेक्टर पर 2 ऑपरेशन डिफाइन होते हैं, एक है वेक्टर एडिशन एंड दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम 1 बाय 1 इन दोनों ऑपरेशन के बारे में
बात करेंगे। उससे पहले हम वेक्टर और स्केलर में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को कॉलम की तरह रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर कहलाता है वो। यहाँ पे हमने कॉलम में 2 वैल्यू रिप्रेजेंट की है, तो यहाँ पे ये 2 डायमेंशनल वेक्टर हो गया। और स्केलर एक कोई स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम सिर्फ इस न्यूमेरिकल वैल्यू को ले लें 3, तो यहाँ पे एक स्केलर हो गया। इसी तरह अगर हम कहें 4 3 1, यहाँ पे ये 3 डायमेंशनल वेक्टर हो गया। और अगर स्केलर की बात करें तो 5 1/2 ना, 1/2 हम लोग की हाफ कहें जिसको, या फिर 3/4, ये सब कोई स्केलर है। एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू स्केलर कहलाती है। तो चलो अब हम बात करते हैं वेक्टर एडिशन की। सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकली वेक्टर एडिशन के बारे में बात करेंगे कि ज्योमेट्रिकली वेक्टर एडिशन का मतलब क्या होता है। तो सिंपली जैसा ये नाम बता रहा है इसका, वेक्टर एडिशन मतलब कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर एडिशन में हम सिंपली कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ जो वेक्टर्स हैं उनका एडिशन करेंगे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है हेड टू टेल, मतलब कि एट द एंड ऑफ वी प्लेस द स्टार्ट ऑफ डब्ल्यू, या फिर हम ऐसा कहें कि एट द हेड ऑफ वी प्लेस द टेल ऑफ डब्ल्यू। पहले हम किसी वेक्टर की हेड और टेल के बारे में बात करते हैं कि वो क्या होती है। मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, तो इसका जो ये ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसको तो टेल ऑफ ए वेक्टर कहते हैं। और जो इसका एंड पॉइंट है ये एरो वाला सिरा, इसको हेड ऑफ ए वेक्टर कहते हैं। तो किसी भी वेक्टर एडिशन का सिंपल सा रूल है कि मान लीजिए अगर हमारे को 2 वेक्टर v और w को ऐड करना है, तो उसका एडिशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर v है उसके हेड पे वेक्टर w की टेल को प्लेस करो, ठीक है। देन उन दोनों को मिला के जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो v प्लस डब्ल्यू होगा। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास 2 वेक्टर v और w हैं और हमारे को v प्लस डब्ल्यू इनका वेक्टर एडिशन करना है। तो उसके लिए सिंपल सा क्या है, इसके हेड पे मुझे इसके टेल को प्लेस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये v है, इसको मैं उठा के यहाँ ले आया, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये हो गया हमारा w, है ना। इसकी हेड पे w के टेल को मैंने प्लेस कर दिया। अब फर्स्ट वाले की टेल से लास्ट वाली हेड को मिलाओ, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में ये हमारा v प्लस डब्ल्यू होगा, ठीक है। अगर इसको हम किसी दूसरे एग्जांपल से बात करें, मान लीजिए एक ये वेक्टर v है और ये दूसरा वेक्टर w है। हमें क्या करना है, v प्लस डब्ल्यू निकालना है। तो हमने सिंपली क्या किया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, इसकी जो टेल है उसको यहाँ पे हमने हेड पे रख दिया, तो ये और ये। देन फिर हमने यहाँ से स्टार्ट किया और इसके हेड पे गए, तो ये जो वेक्टर है ये इसका एडिशन होगा, मतलब कि इन दोनों के इक्विवेलेंट ये हो गया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा वेक्टर एडिशन। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, मतलब कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब अगर हम a में b जोड़ें या फिर b में a जोड़ें, दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा सेम ही होगा। अब हम इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 वेक्टर हैं a एंड b। हमको फर्स्ट a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a की हेड पे b की टेल प्लेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे अभी b की टेल है वो a की टेल पे है, तो मैं इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख देता हूँ, मतलब कि मैंने ये क्या किया, वेक्टर ड्रा कर दिया। तो अब b की जो टेल है फर्स्ट के a के हेड पे है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो यहाँ से यहाँ पे होगा, तो ये वो हमारा a प्लस बी आ गया। अब हम बात करते हैं b प्लस ए की, मतलब कि b में हम a जोड़ेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, b की हेड पे a की टेल रखनी पड़ेगी। तो इस वेक्टर को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये हमारा a हो गया। तो b प्लस ए प्लस बी, तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों आइडेंटिकली है, सेम ही है। तो इससे हमारी क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रूव होती है। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की।
जो वेक्टर एडिशन की सेकंड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब कि अगर हम पहले a प्लस बी जोड़ें देन उसके बाद c जोड़ें, वो इक्वल होगा कि पहले हमने b प्लस सी जोड़ लिया देन उसमें a जोड़ा। ये दोनों हमारे लिए आइडेंटिकल होंगे और ये जो रूल है वो एसोसिएटिविटी कहलाता है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या है ज्योमेट्रिकली समझेंगे कि पहले हम a प्लस बी निकालेंगे देन उसमें c ऐड करेंगे, उसके बाद हम पहले b प्लस सी निकालेंगे देन उसमें a ऐड करेंगे और देखेंगे कि दोनों आइडेंटिकल हैं। तो सबसे पहले हमारा a प्लस बी, तो मान लीजिए हमारे पास तीन वेक्टर हैं, ये a, ये b, ये c। तो अब हम यहाँ पे a प्लस बी निकालेंगे, तो ये हमारा a है देन ये b, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये हमारा a प्लस बी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, a प्लस बी हमने निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, c ऐड करना है। तो ये तो हमारा है a प्लस बी और हमारा ये रहा वेक्टर c, a प्लस बी प्लस सी। तो हमारा क्या निकला, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी हमारा ये वेक्टर निकल गया। ठीक है, अब हम सेकंड अप्रोच देखेंगे। पहले हम बी प्लस सी ऐड करेंगे देन फिर उसमें हम क्या है ए ऐड करेंगे। तो हमारा बी वेक्टर ये रहा एंड इसकी हेड पे सी की टेल है, देन मेरा सी वेक्टर ये रहा। तो इन दोनों से मेरा बी प्लस सी क्या आया, ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, हमारे को ए में बी प्लस सी ऐड करना है। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी प्लस सी हो गया। तो ए प्लस बी सी ये आया, ए प्लस बी प्लस सी, तो रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी। तो हमने देखा कि ये दोनों हमारे को आइडेंटिकली आ रहे हैं। हम भले कोई भी मर्ज चूज़ करें, ए प्लस बी में से अगर हम सी जोड़ें तभी भी हमारे पास यही आएगा, या फिर ए में बी प्लस सी जोड़ें तभी हमारे पास सेम होगा। तो ये दोनों क्या हैं, जो वेक्टर एडिशन के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फॉलो करता है, एसोसिएटिव होता है और कम्यूटेटिव होता है। अब हम बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिंपली स्केल्स द लेंथ ऑफ द वेक्टर्स बट डजंट चेंज इट्स डायरेक्शन। मतलब कि अगर हम किसी वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, इसको मैंने किसी स्केलर ए से मल्टीप्लाई किया, तो ये सिर्फ इसकी लेंथ को स्केल करेगा। स्केल का मतलब कि उसको कम कर सकता है या ज़्यादा कर सकता है, मतलब कि उसको स्ट्रेच कर सकता है या श्रिंक कर सकता है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज नहीं करेगा। मान लीजिए मेरे पास कोई एक वेक्टर ए है, ठीक है, और मैंने इसको 2a से मल्टीप्लाई किया, तो मतलब कि ये इसकी लेंथ को डबल कर देगा। तो ये फर्स्ट एक लेंथ एंड सेकेंड, तो ये जो पूरा वेक्टर है ये हमारा क्या होगा, 2a होगा। इसी तरह मान लीजिए अगर मैंने किसी एक वेक्टर को ए को ही, ये हमारा ए वेक्टर है, इसको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये इसकी लेंथ को हाफ कर देगा। मतलब अगर ये ए है तो इसकी हाफ लेंथ का वेक्टर ये हाफ ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई वेक्टर ए है और हमने 3a किया, तो इसकी डायरेक्शन को ये 3 टाइम कर देगा, ए ए ए 3a, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा ये 3a हो गया। ठीक है, अब हम बात करें कि अगर इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है। अगर -1 से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसकी जो लेंथ है वो तो सेम ही रहती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। अगर मान लीजिए पहले ए हमारा अगर इस साइड में है, तो -a से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, लेकिन इसकी लेंथ है वो सेम ही रहेगी। अगर वो -2 होगा तो लेंथ इसकी डबल हो जाएगी, साथ साथ में इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, तो ये हमारा -2a हो गया। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मतलब कि अगर मैं a प्लस बी का एडिशन करूं देन उसको c से मल्टीप्लाई करूं, तो वो इक्वल होगा अगर a और b को मैं इंडिविजुअल c से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसको हम क्या एक एग्जांपल से समझते हैं। मतलब कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे एंड राइट हैंड साइड देखेंगे,
और उसके बाद हम देखेंगे कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं। इसमें देखो क्या हो रहा है, ए और बी, यहाँ पे हमने जो कैपिटल लेटर यूज़ किए हैं वो क्या है, वेक्टर के लिए यूज़ किए हैं, और जो सी है यहाँ पे हमने जो स्मॉल लेटर है उसको स्केलर के लिए यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें ए प्लस बी हैं, इनको क्या है, एडिशन करना है ना। ए प्लस बी हो रहा है तो एडिशन ही होगा। तो ये हमारा ए वेक्टर है एंड ये हमारा बी वेक्टर है। तो ए प्लस बी क्या होगा, सिंपली सी ये हो गया, हमने ए प्लस बी निकाल दिया। देन क्या कर रहा है, ये ए प्लस बी को लेंथ को सी से स्केल कर रहा है, मतलब सी टाइम कर रहा है। तो अगर ये हमारा ए प्लस बी है तो हमने इसको सी टाइम कर दिया, तो ये हमारा मान लो ये सी टाइम इसकी स्केलिंग होगी, तो ये हमारा सी ए प्लस बी आ गया। तो हमारा सी ए प्लस बी आया ये। अब हम इसका राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि ए को पहले मैंने सी से स्केल किया है और बी को सी से स्केल किया है, देन मैंने इन दोनों को एडिशन कर दिया है। तो मान लीजिए अगर ये मेरा ए है तो मैंने इसको क्या किया, सी से स्केल कर दिया, तो ये बारी मेरी जो वेक्टर है वो सी ए हो गया। इसी तरह मान लीजिए अगर ये बी है, ठीक है, तो इसका सी बी कितना होगा, इस टाइम से ये सी बी हो गया। लेकिन हमारे को क्या करना है, सी ए प्लस सी बी निकालना है। तो जो इसकी टेल है इसको सी ए की हेड पे रखना पड़ेगा, तो इस वेक्टर को मैंने उठा के यहाँ रख दिया, तो ये मेरा वेक्टर आ गया सी बी। तो सी ए प्लस सी बी हमारा यही वेक्टर आ रहा है। तो भले मैं लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करूँ या राइट हैंड साइड यूज़ करूँ, दोनों हमारी अप्रोच से हमारे पास जो वेक्टर है वो आइडेंटिकली आ रहा है। तो इससे हमारे को पता चल रहा है कि ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है, मतलब कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है।